मैंने दूसरों के घरों में बर्तन भी साफ़ किए हैं, मैं आपको बता दूं, और दूसरों की बातें भी मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, मेरी मम्मी ने भी बहुत सुनी है बातें, और आज मैं इस लायक हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ। बहुत मैंने मेहनत की है, लेकिन आज लोग ये सब देख लेते हैं ये कैसे आ गई है, कैसे नहीं आई है, बट जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको कोई नहीं देखता। मैंने दूसरों के घर में बर्तन भी साफ़ किए हैं, दूसरों की पिटाई भी खाई है। सर्दियों में मेरे आज भी याद है, मैं 10 साल की थी तो मैं दूसरों के यहाँ पे कपड़े धो के आती थी, तो वो तब मुझे एक पेन दिलाते थे। तो 16 रुपये का वो मॉडल पेपर आता था, तो 16 रुपये खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो एक आंटी थी, उनके घर में मैंने उनके कपड़े धुले, तब उन्होंने मुझे 16 रुपये का वो मॉडल पेपर दिलाया। मेरे आज भी याद है ये वाली बात। तो मैंने बड़े कष्ट देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि, और मैं आपको बता दूँ मेरा राजनीति से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। और मेरी मम्मी खेती करती थी, मेरे फादर साहब बाहर रहते थे, तो मैंने उनके साथ 8 साल की उम्र में 9 साल की मैं खेती भी की, उनका सहयोग भी मैंने किया है। मैंने स्टेट क्वालिफाई किया, स्टेट के बाद मैंने ऑल इंडिया जीवी मावलंकर, नॉर्थ जोन, नेशनल तक मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने ओपन से इंटरनेशनल 2018 में मैंने खेला, 2018 में मेरा गोल्ड मेडल भी हुआ। फिर गांव वाले की जो सोच थी, आप भी समझ सकते हैं कि गांव में थोड़ा सा सोचते हैं लेडीज़ बाहर ना जाए, लड़की बाहर ना जाए, लेकिन अब सबकी सोच, क्योंकि मैंने जॉब की है 2018 में, फरवरी में 24 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी। हरियाणा की जो मशहूर डांसर बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट रही है मिस सपना चौधरी के यहाँ पे मैंने 1 साल तक पूरे जॉब की। 21 दिसंबर को उनके पापा जी की बरसी थी, वो मेरी लास्ट जॉब थी उनके पास। मेरा मन था मैं शादी कर लूँ 2021 में, बिल्कुल घर परिवार में सेटल हो जाओ, और क्या करूँ, नोटबंदी होगी, पैसे ही खत्म हो गए। क्या बिगड़ गो भैया, ऐसे बिगड़ गो, एक तो किसी से पैसा मांगो, भैया ब्याह करना 2-4 लाख दे दो, उधार दे देंगे, खाते कमाते, तो सब बहाना बनाते हैं। यू लॉकडाउन ऐसा चलो, नोटबंदी ऐसी चली, चलो नोटबंदी कई सालों, लॉकडाउन चलो बेटा काम ना चल रहा, किसी ने उधार रुपया तक ना दिया, ब्याह बिगड़ेगा, फिर क्या करते, फिर ब्याह कैंसिल करना पड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। मेरे साथ पूनम पंडित हैं जो लगातार किसान आंदोलन में वायरल रहीं, लोगों तक पहुंची इनकी आवाज़, और लोग ये जानना चाहते थे। जब भी वीडियो चलती थी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल ऐसे आए कि आखिर ये लड़की कौन है, इतनी मुखर तरीके से कैसे ये बात करती है, किसान आंदोलन में क्यों आ रही है, कहाँ की रहने वाली है, कैसे पढ़ाई की है, और नेशनल शूटर हैं ये भी हम आपको बता दें। तो आज इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और कैसे कैसे अब तक ये यहाँ तक आई, क्यों लगा इनको यहाँ आना चाहिए, और सबसे पहले नेशनल शूटर कैसे बनी, और पूरा जो बैकग्राउंड, एक गांव से निकलकर एक किसान की बेटी विदेशों तक जाती है, कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? मैं अपने बुलंदशहर छोटे से गांव से हूं, और मेरी मम्मी खेती करती थी, मेरे फादर साहब बाहर रहते थे, तो मैंने उनके साथ 8 साल की उम्र में 9 साल की मैं खेती भी की, उनका सहयोग भी मैंने किया है। फिर हम लोग मेरठ शिफ्ट हो गए, मेरठ से मैंने 10वीं की, और मेरठ से ही मैंने 12वीं की। उसके बाद मैंने BA MA गजरौला यूनिवर्सिटी वेंकटेश्वरा से की है। फिर एक पुलिस में थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो मेरे को अपनी बच्चे की तरह मानते थे। वो बोलते थे बेटा तू शूटिंग कर सकती है, तू ये कर सकती है, मुझे पता है तेरे अंदर बहुत हिम्मत है। तो मैंने कहा मेरे को नहीं, मैंने सोचा पिक्चरों वाली शूटिंग, मुझे पता नहीं था कि ये वाली शूटिंग है, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। बहुत दिन तक मैं घुमाई गई, मैंने कहा मुझे नहीं करनी, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं जा तू कर। जब वहाँ देखा माहौल ही अलग था, स्पोर्ट्स था, शूटिंग, पिस्टल उठाना उसको शूटिंग बोलते हैं, और एक स्पोर्ट्स को शूटिंग बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा। मैंने राइफल एसोसिएशन जोड़ी, बड़ौत इंटरनेशनल विलेज बड़ौत बागपत में, मैंने वहाँ पे मेरी जो कोच हैं, सीनियर कोच मिस नीतू सोरान जी, उनसे मैंने बातचीत की, और उनके यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और ग्रेजुएशन के बाद? जी नहीं, मैंने 2014 में, जी हाँ, तो मेरी पढ़ाई भी चलती रही, लेकिन मैं मेरठ से वहाँ जाती थी, कुछ दिन मैं वहाँ रही भी, मुझे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हुई, तो इसलिए मैं डेली अप डाउन वहाँ से करती थी, डेली मेरठ से बड़ौत तक। तो फिर मैंने वहाँ से शूटिंग की, मेरी कोच मुझे बड़ा सहयोग करती थी, हमेशा मेरे साथ जाती थी, क्योंकि मेरे फादर साहब बाहर रहते थे और मेरी मम्मी अकेली थी, तो मेरे साथ फैमिली वाला कोई जाने के लिए नहीं था। तो वही मेरी कोच जो, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने स्टेट क्वालिफाई किया। स्टेट के बाद मैंने ऑल इंडिया जीवी मावलंकर, नॉर्थ जोन, नेशनल तक मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने ओपन से इंटरनेशनल 2018 में मैंने खेला, 2018 में मेरा गोल्ड मेडल भी हुआ। फिर परिवार की जिम्मेदारियां, परेशानियां, बहनों की शादी वादी हो गई, तो मम्मी थोड़ी सी अकेली हो गई। शूटिंग एक सबसे महंगा गेम है, सभी लोग समझते हैं, तो मैं और मेरा परिवार उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा महंगा गेम है। तो इसलिए मैंने 2018 में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मेरा ओपन से जब हुआ, तो मैंने तब से ही शूटिंग को विराजमान बिठा दिया कि आप यहाँ बैठ जाओ, ये मेरा प्रोफेशन है। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाओ। तो बड़े पापा जिन्हें मैं बोलती थी, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया। आज वो मुझे देख रहे होंगे, बड़े खुश होंगे, तो उन्हीं का आशीर्वाद बहुत था, अहम योग उन्हीं का था शूटिंग में। शूटिंग की जो कुछ ऐसी याद है जहां आप बहुत अच्छे तरीके से गई, या
मेडल जहाँ मिले या जहाँ से लगा कि हाँ यहाँ से एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए तैयार? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं वो देने के लिए भी गई थी। जैसे हमारे यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं आर्मी वगैरह में, बीएसएफ में मैं गई हूँ। मेरा जो दौर था बीएसएफ का सबसे अच्छा था। वहाँ के जो कमांडेंट ऑफिसर थे बहुत अच्छा उनका व्यवहार था और उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा इसमें जॉब कर लो। मैंने कहा मुझे बीएसएफ में जॉब नहीं करनी, मुझे घर में रहना है, घर परिवार में रहना है। मैं परिवार से काफ़ी दूर रही हूँ, तो वहाँ का मेरा बहुत अच्छा था। और मैं मुंबई गई थी जब मेरा ऑल इंडिया जीवी मावलंकर था। मैं मुंबई गई खेलने के लिए। उस टाइम पे गई मैं मुंबई जिस टाइम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर दी और खाने की बड़ी हमें प्रॉब्लम हो रही थी, पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। आर्मी का शूटिंग सेंटर था, वहाँ पे मैंने खेला। और मैं अहमदाबाद भी गई हूँ गुजरात में खेलने के लिए, वहाँ का भी मेरा अच्छा था। सब कुछ शूटिंग का मेरा अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि मेरी जो कोच हैं स्पेशली, उनके लिए थैंक यू, नीतू दीदी, उनका बहुत सहयोग रहा। वो हमेशा मुझे अपने पास रखती थी, अपने पास सुलाती थी और कभी अकेले नहीं सुलाती थी, तो उनका बहुत सहयोग है मेरे शूटिंग में जी। उसके साथ साथ कुछ और जैसे पढ़ाई को लेकर या अपना प्रोफेशन को लेकर कभी ऐसा लगा कि नहीं अब गलत रास्ते पे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुझे लगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, 10वीं मैंने करके स्कूल अपना छोड़ दिया था वो वाला। मुझे गवर्नमेंट तक 10वीं में फ्री पढ़ाया। मैंने वहाँ का एंट्रेंस दिया, उन्हें लगा कि इसको फ्री पढ़ाना चाहिए, ये इस लायक है। मुझे 10वीं तक फ्री पढ़ाया सरकार ने। फिर मैंने वो कॉलेज चेंज करके दूसरा कॉलेज मैंने कर लिया था, इसलिए फिर मैंने वो एंट्रेंस नहीं दिया। तो मुझे सरकार ने पढ़ाया फ्री में। मैं उस टाइम पे सहयोग मुझे किया था बिल्कुल। दयाल ज्ञानोदय वाटिका की जो संस्था है मेरठ में है, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो 10वीं मेरी नहीं करवाती तो मैं कुछ नहीं कर पाती, कहीं बर्तन मांजती मैं आपको बताऊं। शूटर बनना उसके लिए ट्रेनिंग करने के साथ साथ कुछ और भी किया कि किसी और लाइन में जाने? जी बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने दूसरों के घरों में बर्तन भी साफ़ किए हैं, मैं आपको बता दूं। और दूसरों की बातें भी मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, मेरी मम्मी ने भी बहुत सुनी है बातें। और आज मैं इस लायक हूँ, सब उन्हीं की वजह से हूँ। बहुत मैंने मेहनत की है, लेकिन आज लोग ये सब देख लेते हैं, ये कैसे आ गई है, कैसे नहीं आई है। बट जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको कोई नहीं देखता। मैंने दूसरों के घर में बर्तन भी साफ़ किए हैं, दूसरों की पिटाई भी खाई है। सर्दियों में मेरे आज भी याद है, मैं 10 साल की थी तो मैं दूसरों के यहाँ पे कपड़े धो के आती थी, तो वो तब मुझे एक पेन दिलाते थे मेरी पढ़ाई के लिए, मैं आपको बताऊं। और 10वीं जब मैंने की, 10वीं में मेरे पास पढ़ने के लिए मॉडल पेपर नहीं होता था। मैंने ऐसे ही पढ़ाई करके 10वीं पास की, 12वीं भी मैंने ऐसे ही पास की। मैंने मॉडल वगैरह पेपर नहीं पढ़े, बुक में जो पढ़ा वो मैंने पढ़ा। तो हिंदी का बोलते हैं, हिंदी के जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीकी से कॉपी जांचते हैं। तो मैंने कहा हिंदी का मॉडल पेपर उस टाइम पर आता था 16 रुपये का। जब मैंने 10वीं पास की तो 16 रुपये का वो मॉडल पेपर आता था, तो 16 रुपये ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो एक आंटी थी, उनके घर में मैंने उनके कपड़े धुले, तब उन्होंने मुझे 16 रुपये का वो मॉडल पेपर दिलाया। मेरे आज भी याद है ये वाली बात। तो मैंने बड़े कष्ट देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि। और मैं आपको बता दूं, मेरा राजनीति से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये था कि मैंने खेती कर रखी है, जो कष्ट मैंने झेल रखा है, तो क्यों ना मैं इनको सहयोग करूँ। तो मैं आने लगी। आप जैसे भाई ने मेरे आगे माइक लगा दिया, अच्छा लगा मुझे। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कुकर हो जी, तुम्हें कैसा लग रहा है? एनू है। मेरी बात लोगों ने अच्छी लगी, मुझे सहयोग किया और मुझे अपना आशीर्वाद इतना दिया कि बस मेरे को सब जानने लगे। अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको बता दूं, मुझे राजनीति पड़ाव से प्लीज़ कोई जोड़ने की कोशिश ना करे। पूनम, ये बहुत ही आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और ऐसे समय में जब एक नारी शक्ति की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कोई बेटियां घर से बाहर जाती है तो हर कोई सवाल खड़े कर देता है कि कैसे जा रही है, कैसे रह रही है। तो वो एक समाज की जो दुर्दशा है, जहाँ बेटियों को घर से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत आती हैं। और आप निकली, आप इस तरीके से जो अपनी चीज़ें आपने बताई, उसमें आपने कैसी चीज़ें सामने फेस करी? जब मैं बाहर पढ़ने लगी तो गांव के कुछ लोग जो पॉजिटिव सोच वाले थे, उनको कोई मतलब ही नहीं। जो नेगेटिव सोच वाले थे, उन लोगों ने क्या किया, ये बोलते बाहर रहती है, ये रहती है, वो रहती है, वहाँ रहती है, अकेले रहती है। बहुत सा उन्होंने ऐसा सब कुछ किया। थोड़ा डिस्टर्ब मुझे हुआ, लेकिन समझाने वाले जो मेरे सहयोगी थे, मेरे बड़े पापा, वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते थे कि दुनिया की बातों को पीछे छोड़ जा। और आज वही लोग, जो लोग मुझे नेगेटिव बोलते थे, वही लोग मेरे से बोलते हैं अरे बच्चे आपने ऐसा किया। जिस टाइम मेरा गोल्ड मेडल इंटरनेशनल में ओपन से हुआ था, तो मेरे घर पे एक बड़े बुजुर्ग आए। वो आके, मैं उनको जानती भी नहीं, कह रहे बेटा आपने इतना नाम किया। मेरे पैर के हाथ वो लगाने लगे। और हमारे गाँव से ही है वो बुजुर्ग। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, क्या हो गया, आज मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन नहीं, मुझे उन्होंने बहुत सहयोग किया, बाबा जी ने भी। और फिर गांव वाले की जो सोच थी, आप भी समझ सकते हैं कि गांव में थोड़ा सा सोचते ही हैं लेडीज़ बाहर ना जाए, लड़की बाहर ना जाए। लेकिन अब सबकी सोच
है, क्योंकि अब उन लोगों को मैं कहीं बताती हूँ मैं उस गांव से हूँ और एक हमारे यहाँ पे पंचायत हुई थी, किस गांव से हैं जी, उस गांव से ये लड़की आई है, तो उनको भी अच्छा लगता है। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को खुली आज़ादी दें, क्योंकि जब किसी को 7 ताले में भी बंद कर लोगे तब भी कोई ना रुकेगा ऐब करने से, ठीक है। खुली आज़ादी दो, पढ़ाई लिखाई का पढ़ने लिखने का मौका दो उन्हें, उनके पंखों को आप काटो मत, उड़ान उनको भरने दो। आपकी स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट किसी से मिला, किसी नेता से, या किसी जो स्थानीय विधायक होते हैं, नेता होते हैं कि हाँ हमारे एरिया की बिटिया है ये आगे जाएगी? देखिए मेरे पॉलिटिकल कैरियर पे एक बार हुई थी चर्चा, तो कुछ पैसे वैसे गवर्नमेंट ने पास करे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन से कितने दिन पुरानी बात है। तो जो हमारे लोकल नेता वगैरह होते थे उन्होंने कट करा दिए थे वो पैसे। फिर बाद में वेरीफाई होने के बाद कि अब इसकी सारी डिटेल्स ठीक है, फिर बाद में उन्होंने बोला कि बुलाइए इसको। मैंने कहा मेरे को भीख नहीं चाहिए, मैंने जो किया मैंने अपने लिए किया, अपने करियर के लिए किया, ये भीख तुम ही रखो। तो मैंने नहीं लिए। मुझे नेताओं का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला और मैं चाहती भी नहीं कि नेता जो है मेरे करियर में या मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, क्योंकि मैं राजनीति से दूर रहना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं चाहूँगी मैं कि कोई भी मुझे इंटरफेयर करे, क्योंकि देखिए सपोर्ट जो होता है वो लेडीज़ को कोई सपोर्ट करे, 4 लोग अच्छा समझते हैं, 4 बेकार समझे हैं, समझो आप भी सारी बातें हैं। तो यही बात है, बस मैं ठीक हूँ, अपने में खुश हूँ। जितना मुझे ईश्वर ने दिया, मेरी औकात से ज़्यादा बढ़ के मुझे दे दिया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर क्या आपने कहीं जॉब की? हाँ मैंने जॉब की, बिल्कुल मैंने जॉब की, और जिनके यहाँ मैंने जॉब की है वो जाके दूसरे पलड़े में बैठ गई हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कहीं भी बैठे। मैंने जॉब की है 2018 में, फरवरी में 24 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी। हरियाणा की जो मशहूर डांसर बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट रही है मिस सपना चौधरी के यहाँ पे मैंने 1 साल तक पूरे जॉब की। 21 दिसंबर को उनके पापा जी की बरसी थी, वो मेरी लास्ट जॉब थी उनके पास में जी। क्या वजह रही वहाँ से लास्ट जॉब एकदम मतलब छोड़ देना? कोई वजह? बस वजह तो थोड़ी अंदर की बात है समझ लो। जब हम जॉब किस लिए करते हैं? पैसों के लिए करते हैं, जाहिर सी बात है। जब हमें उसी चीज़ में जॉब में दिक्कत हो तो हमारी जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं कि हम जॉब पहुँचना। उनके साथ में जॉब करने का क्या रीज़न? एक अंकल हैं विशन अंकल, वो आज मुझे मिले भी थे। वो अंकल हैं, उन्होंने मैंने उनको फ़ोन किया, अंकल मुझे मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी हो गई थी, मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैंने ये सोचा कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार को चला सकूं। मेरी एक बहन छोटी भी है, उसकी मेरी उसकी शादी करने की भी जिम्मेदारी मेरे पे थी। तो मैंने कहा अंकल बस मुझे पैसे में मेरी वहाँ पे काम लगवा दीजिए, जो सपना काम करती है मैं वो काम करूँगी। फिर मैंने उन्हें बताया अंकल मेरी इतनी पढ़ाई है। उन्होंने कहा तेरी इतनी पढ़ाई हो गई, तू ऐसा काम करे मेरे को नहीं अच्छा लगेगा और तू ये काम कर। मैंने कहा जी कौन सा? कह रहा तेरी जो लाइन थी शूटिंग की वो सिक्योरिटी वाली लाइन थी, बाउंसर PSO, तू कहीं किसी की भी रह सकती है, तो तू जा, तू वहाँ पे इस काम के लिए रह। और मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में, वहाँ उनके साथ मेरी पहली मीटिंग थी। उन्होंने मुझे सहयोग किया, सपना जी ने भी बहुत ज़्यादा, और मेरी जॉब लगी उनके यहाँ पे। फिर बाद में नहीं हम लोगों का बनने लगा तो हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि देखिए किसी की बुराइयाँ करने से अच्छा है कि आपका वहाँ पे मन नहीं है या आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से हट जाइए बस। अभी फिलहाल क्या ज़िंदगी की भागदौड़ जो है वो किस तरफ है? क्योंकि किसान आंदोलन में तो आ ही रही हैं, इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा तो भैया मैं तो देखो बहुत मैंने अपने घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं 8-9 साल तक। बहुत मैंने मेहनत की है, परिवार को मैंने सपोर्ट किया है। मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी की है, अपने भाई की शादी की मैंने। मेरे फादर साहब नहीं थे, पूरा परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। अब तो मैं आराम करना चाहूँ, मेरा मन था मैं शादी कर लूँ 2021 में, बिल्कुल घर परिवार में सेटल हो जाओ। और क्या करूँ, नोटबंदी होगी, पैसे ही खत्म हो गए। एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में वायरल भी हो रहा है जहाँ आप कह रही हैं कि हमारी तो ब्याह बिगड़ गो भैया, ऐसे बिगड़ गो। एक तो किसी से पैसा मांगो, भैया ब्याह करना 2-4 लाख दे दो, उधार दे देंगे खाते कमाते, तो सब बहाना बनाते हैं। यू लॉकडाउन ऐसा चलो, नोटबंदी ऐसी चली, चलो नोटबंदी कई सालों की, लॉकडाउन चलो बेटा काम ना चल रहा, किसी ने उधार रुपया तक ना दिया, ब्याह बिगड़ गया। फिर क्या करते? फिर ब्याह कैंसिल करना पड़ा। आगे का क्या प्लान? आगे का प्लान है भाई अपने परिवार में रहें, शादी वादी करके सेटल हो जाएं। बिल्कुल राजनीति से एकदम दूर, बिल्कुल दूर हैं। और जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, जो लोग मुझे रोक रहे हैं कि कहीं ये राजनीति का चेहरा ना बन जाए, राजनीति में ना आ जाए, इतने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, घबराइए मत। मैं राजनीति में बिल्कुल आना नहीं चाहती, पर्सनली नहीं आना चाहती। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम बातें इन्होंने शेयर की, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हर एक इंसिडेंट के बारे में बताया, कैसे पढ़ाई की, कैसे शूटिंग की तरफ ये गई, इसके अलावा कैसे इन्होंने जॉब की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, और अब फिलहाल ये किसान आंदोलन में है और आगे की ज़िंदगी कैसे तय करने वाली है उस पर भी इन्होंने बात की। AR न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।